हेलो दोस्तों। दोस्तों हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं पॉलिटी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ क्लासेज में मैंने स्लाइड्स के रूप में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था, स्लाइड्स बना के। अभी 28 तक, आर्टिकल नंबर 28 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 और 30 ये दोनों माइनॉरिटीज़ के लिए राइट्स माने जाते हैं, राइट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल नंबर 29। देखिए आर्टिकल नंबर 29 में क्या कहा गया है। राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर, मतलब संविधान ने आपको पूरा राइट दिया है कि आप अपनी भाषा को, संस्कृति को कंजर्व कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए। कंडीशन क्या है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपकी भाषा मेजर जो भाषा होती है, जैसे कि हिंदी मेजर भाषा हो गई, तमिल एक मेजर भाषा है, ठीक है, जो बड़े लेवल पर जो भाषा बोली जाती है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, हिंदी है, ठीक है, ये बड़े लेवल की भाषाएं। कुछ जो भाषाएं माइनॉरिटी छोटे लेवल पर जो भाषाएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा। संविधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया है आर्टिकल नंबर 29 के तहत कि आप अपनी भाषा को कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जैसे भाषा को कंजर्व कर सकते हो, इसी प्रकार आप अपने कल्चर को भी कंजर्व कर सकते हो। उसके लिए आप स्पेशल रूल्स या एक्ट बना सकते हो, और वो पावर आपको मिलेगी आर्टिकल 29 से। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसको आर्टिकल 29 से आपको ये पावर मिली हुई है कि आप अपनी किसी भी क्षेत्र में किसी छोटे लेवल पर कोई भाषा बोली जाती है, या फिर कोई स्पेशल कल्चर है उनका, किसी का कोई ट्रेडिशन है, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड साइड में, या फिर वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज है, उनका अपना खुद का कल्चर है, तो उनके लिए अलग से प्रोटेक्शन है। तो वो प्रोटेक्शन उनको जो मिला हुआ अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए, वो आर्टिकल 29 से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आप इन चारों के बेस पर आप किसी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आपने देखा होगा रेस, रिलीजन और कास्ट, ये हम ऑलरेडी आर्टिकल 15 में बता चुके हैं। यहाँ पर एक जो नई चीज आर्टिकल 29 से ऐड हुई है वो है लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आपको हिंदी नहीं आती है तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा या आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको फलाना लैंग्वेज, कोई स्पेशल जो लैंग्वेज वो नहीं आती है तो आपको हम एंट्री नहीं करने देंगे, आपको यहाँ नहीं आने देंगे, इधर नहीं बैठने देंगे, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो पावर मिली हुई है आर्टिकल 29 से। थर्ड पॉइंट इसमें ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ये जो पावर आपको मिली हुई है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। कोई बाहर का किसी विदेशी नागरिक यहाँ आके नहीं कह सकता कि मैं अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करूंगा, मुझे आर्टिकल 29 मिला हुआ है। कोई फ्रांस का कोई व्यक्ति या किसी अदर कंट्री का, पुर्तगाल का, नॉर्वे का, स्वीडन का, कहीं का भी कोई सिटीजन यहाँ के नहीं कह सकता कि मैं अपनी भाषा को, फ्रेंच को कंजर्व करके रखूंगा, मुझे ये पावर मिली हुई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 29 हो गया। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 भी इसी से रिलेटेड है, राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आपको पावर मिल गई कि आप अपनी भाषा को कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए उर्दू भाषा है, आप उसको कंजर्व कर सकते हो। अगर आपका रिलीजन माइनॉरिटीज में है, जैसे आपने देखा होगा मदरसे जो खुले हुए हैं, जो मदरसे चलते हैं, उनको जो पावर मिली हुई है वो आर्टिकल 30 से मिली हुई है। वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं। उन मदरसों को एडमिनिस्टर, उनको चलाने का, प्रशासनिक तरीके से जो उनको स्थापित करने का और उनको चलाने की जो पावर है वो आर्टिकल 30 से मिली हुई है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट है फुल कंपनसेशन। फुल कंपनसेशन मतलब अगर सरकार इन इंस्टीट्यूशंस को, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर एक्वायर करती है किसी कारणवश, अगर किसी कारणवश इनको एक्वायर करना पड़ता है, तो सरकार इसके लिए उनको फुल कंपनसेशन देगी। ठीक है ना, ये इसका मतलब है फुल कंपनसेशन। नेक्स्ट है कि माइनॉरिटीज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों आर्टिकल है तो माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर ये कुछ डिसीजंस, इसमें कुछ जजमेंट किए गए हैं। जैसे कि शायद केरला प्रेसिडेंशियल बिल था, केरला प्रेसिडेंशियल, और शायद मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये आपका, हाँ, केरला एजुकेशन बिल था, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि माइनॉरिटीज़
है क्या, माइनॉरिटीज़ किसको कहेंगे। तो ऑल इंडिया लेवल पर अगर आपकी पॉपुलेशन, अगर आपकी किसी भी रिलीजन की पॉपुलेशन 50% से कम है तो उसको आप माइनॉरिटीज में कंसिडर करेंगे। इसी प्रकार स्टेट लेवल पे अगर आपकी पॉपुलेशन 50% से कम है तो उसको भी माइनॉरिटीज में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो संविधान में माइनॉरिटीज को नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेस पर डिफाइन किया गया है। तो ये आपके आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है, ये बेसिकली माइनॉरिटीज के राइट्स को मेंशन करती हैं, प्रॉपरली उसको डिफाइन करती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 31, 32, 33, 34, जो काफ़ी आपस में इनको काफ़ी कम डिस्कस भी किया जाता है। आपने देखा भी होगा, इन पर फोकस बहुत कम, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चारों आर्टिकल्स को हम एक साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।